हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। आज हम अपने मॉडर्न इंडिया की क्लास स्टार्ट करेंगे। आधुनिक भारत के इस इतिहास की क्लास आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आधुनिक भारत जो कि हमारा चालू होगा वो होगा यूरोपियों के आगमन से, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो सबसे पहले अगर यूरोपी जो इंडिया में आए वो थे हमारे पुर्तगीज, पुर्तगाली जिन्हें आप बोलते हैं। पोर्टुगीज़ जो हैं वो इंडिया में आते हैं और सबसे पहले जो आते हैं वो हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। सी फ्रेंड्स, वास्को डी गामा जो है 1498 में क्या करते हैं, एक्सपीडिशन करते हैं और 3 शिप लेकर के आते हैं 1498 में कैलीकट। और किनसे मिलते हैं तो ये कहाँ लैंड किए, कैलीकट में। कैलीकट केरल का राज्य अभी जो आप देखते हैं। और वहाँ के जो राजा थे, हाँ ही वॉज सॉरी जमोरीन, जमोरीन राजा से वो मुलाकात करते हैं, हिंदू रूलर हैं जो कि, और वहाँ ये आकर के लैंड करते हैं। देन अगर और इनके बाद की किए जाए 1498 के बाद अगर कौन आए तो वो आए थे पेड्रो एल्वरेज कैबरल, जो कि आए थे मसालों के व्यापार के लिए। और ये आते हैं 1500 में और एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन इन्हें क्या होता है, इनका जो है कन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है अरब ट्रेडर्स के साथ में। बाद में ट्रीटी करते हैं ये लोकल रूलर्स के साथ। देन वास्को डी गामा अगेन केम बैक टू इंडिया इन 1501। 1501 में ये फिर से आते हैं और कैन्ना नोर, ये आप याद रखेंगे नाम, कैन्ना नोर, यहाँ पर ये क्या करेंगे, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। कैलीकट, कैनानोर एंड कोचिन। कैलीकट, कैनानोर एंड कोचिन, ये 3 जो थे ये इंपॉर्टेंट क्या बन गए थे, ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज बन गए थे पोर्टुगीज के यहाँ। तो ये 3 नाम आपको वहाँ पर याद रखना है। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि मॉडर्न इंडिया जो है वो नामों से चलेगा। तो अगर आप को नाम याद रह पाएंगे तभी आप ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जितना मैं इंपॉर्टेंट आपको कराऊंगा बस उतना ही आपको करना है। देन हम चलेंगे 1505, 1505 की बात हम करते हैं। तो 1505 में कौन आते हैं, वो आते हैं फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। और ये कौन है, तो फ्रांसिस्को डी एल्मिडा वॉज द गवर्नर इन इंडिया फॉर 3 years अपॉइंटेड बाय द किंग। पुर्तगाल के राजा के द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर अपॉइंट किया गया। उसके बाद ये 1507 में पोर्चुगीज स्क्वाड्रन को जो कि एक नेवल बैटल होता है दीव के तट के आसपास, दमन एंड दीव आपने सुना होगा, वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये हार जाते हैं। इनका जो पोर्तुगीज का जो स्क्वाड्रन है वो हार जाता है वहाँ पर उस बैटल में। और क्या होता है, गुजरात और इजिप्ट की जो फोर्सेस हैं ये उनके खिलाफ लड़ते हैं लेकिन ये हार जाते हैं। उनका बेटा उसमें मारा जाता है। और एल्मिडा जो है, ये सब तो कहानी आपको मैं बताता चलूंगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज एल्मिडा की जो पॉलिसी होती है, एल्मिडा की जो पॉलिसी जो कि आपको पढ़ना है, फेमस है, वो कहलाती थी ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति। ये आप हिंदी में इसको शांत जल नीति बोलते हैं और ब्लू वाटर पॉलिसी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी वाज द पॉलिसी ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कार्टेज सिस्टम, कार्टेज इसको एक और नाम से जाना जाता है कार्टेज सिस्टम, ये भी आप नाम को याद रखेंगे, कार्टेज सिस्टम। तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका नाम क्या है, थोड़े नाम अलग अलग हैं, आपको एक पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा ज़रूर, बट आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्लियर है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इनका क्या क्या योगदान रहा पुर्तगालियों के लिए, तो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट। पुर्तगालों की वास्तविक संस्थापना इन्होंने ही की पूर्व में, मतलब पूर्वी क्षेत्रों में। और ये क्या करते हैं, गोवा को एक्वायर कर लेते हैं, गोवा को फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लेते हैं, फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है, और ये जो घटना होती है ये होती है 1510 में, 1510 की ये बात है। देन
पहली जो भारत की टेरिटरी है जो कि यूरोपियों के अंडर में गई, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद कोई थी, तो वो यही थी, गोवा। ये भी क्वेश्चन बनता है। देन ये क्या करते हैं, सती प्रथा, एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा को ये अंत वहां करते हुए आपको दिखेंगे। और पुर्तगाल के जो लोग थे जो इनके साथ आए थे या रह गए थे यहाँ, उन्होंने क्या किया, वो लोकल वाइफ्स को मैरी करने लगे, मतलब अब भारतीयों से वो शादियां करने लगे। और ये रोड्स बनवाते हैं, रिवर और इरिगेशन फैसिलिटीज देते हैं, और ये क्रॉप्स लाएंगे, जैसे कि तंबाकू, टोबैको के क्रॉप आपको दिखेगा। देन कैशूनट, काजू, ये सारा जो क्रॉप है ये कहाँ से आया है, तो ये आया है आपका पुर्तगाल से, ये भारतीय उपज नहीं है। एंड न्यू वैरायटी ऑफ कोकोनट, ये आपको लाते हुए दिखेंगे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। देन हम चलेंगे इसके आगे, तो जो हमारे तीसरे गवर्नर आने वाले हैं उनका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है पुर्तगालियों की अगर बात करें, तो ये हैं 1529 से क्या करते हैं, ये एक्टिव आपको दिखेंगे। और एक साल के बाद इन्होंने क्या कर दिया था, हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज गवर्नमेंट को कहाँ से कर दिया था, कोच्चिन से हेडक्वार्टर उठा करके कहाँ ले गए, ये गोवा ले गए। कोच्चिन का मतलब आपका केरल से गोवा शिफ्ट करा दिया। फिर बहादुर शाह ऑफ गुजरात को ये हेल्प करते हैं हुमायूं का। लास्ट क्लास जो मुगल रूल हमने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है वो गुजरात जीत जाता है, किससे, बहादुर शाह से। फिर बहादुर शाह जो है वो वापस से अपने गुजरात को रिकवर कर लेते हैं, तो इन्हीं की सहायता से वो करते हैं, मतलब पुर्तगालियों ने उनका साथ दिया था। देन बसीन आइलैंड जो था वहां पर भी ये लेकर के जाते हैं पुर्तगालीज रूल। और वहां से बाद में क्या है, लेटर जो इनके साथ क्या होता है कि खटास पड़ जाती है रिश्तों में, और फिर भी ये पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस को बंगाल में स्थापित करने में क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं बहुत हद तक। और बंगाल में क्या होता है, पुर्तगालियों के जो स्थापत्य है उसको ये लेकर के जाते हैं। बट बंगाल में इनका जो हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर वाज हुगली जो है वो पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर वहां बंगाल में बनता है। तो ये सारा चीज जो है वो नीनो डी कुन्हा के बारे में बना। तो हमने देखा तीन आपके गवर्नर्स आए, पहले जो थे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे जो थे वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और तीसरे थे नीनो डी कुन्हा। ये तीन के बारे में आपको पढ़ना है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। देन हम अगर पुर्तगालियों की बात करें तो उन्होंने दमन एंड दीव, मुंबई, सदर्न चेन ऑफ पोर्ट्स जैसे कि मैंगलोर, कैनानोर, कोच्चिन एंड कालीकट, ये हमने देखा, ये इन्होंने कैप्चर किया। देन ईस्ट कोस्ट सेटलमेंट्स को इन्होंने कुछ देखा। अगर आप ईस्टर्न इंडिया के ये वाले इंडिया की बात करें तो कुछ यहाँ पर का एरिया आपको दिखेगा, और यहाँ पर जो है ये सेंट थोम कहलाता था, सेंट थोम, जो कि आप प्रेजेंट में चेन्नई जिसे आप बोलते हैं, सेंट थोम को। फिर नागपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है, नागपट्टनम ये आपको दिखेगा, तो नागपट्टनम ये सारा। देन यहाँ आप हुगली आ जाइए, हुगली वॉज देयर हेडक्वार्टर, मैंने आपको बताया। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी इन्होंने सेटलमेंट्स किए बाद में इनसे क्या हो गया, इनसे छिना गया, क्योंकि इनकी जो पावर थी वो कम होती गई, और इनका जो डिक्लाइन है वो 18th सेंचुरी से आपको दिखेगा। कमर्शियली इनका इन्फ्लुएंस कम हो गया था उस समय, मराठा इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ चुका था, और जो रिलीजियस पॉलिसीज थी मुस्लिम हिंदूज के प्रति और अदर्स के प्रति, वो इनकी बहुत ही क्या थी, नीतियां जो है वो फेल हो चुकी थी। तो इसलिए डिसकंटेंट था लोगों के बीच में, बहुत ही इनके प्रति आक्रोश था, और ऐसा हम देखते हैं। और लगातार इनके एक चीज और थी कि स्पेन और पुर्तगाल की जो यूनियन थी वो क्या कर रही थी, इनको इंग्लैंड के खिलाफ बनाती जा रही थी, और हॉलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें इनकी निर्णायक हार होती है। बट आपको एक चीज याद रखना है कि पुर्तगाली जो थे वो पहले यूरोपियन थे, सबसे पहले भारत में आए वो, और सबसे अंत में आपको याद रखना है लास्ट गो भी है ये। लास्ट गो मतलब सबसे पहले वो भारत आए और सबसे अंत में वो भारत को छोड़ करके
गए। कब गए? तो वो गए हैं 1961 में। आपको याद होगा गोवा, गोवा जो राज्य था वो 1961 में पुर्तगालियों से फ्री होकर के फिर भारतीय क्षेत्र में उसे मिलाया गया है बाद में। तो 1900 अगर आप बोले तो 1498 का डेट से मैं अगर काउंट करूं तो वहां से ये आते हैं और जाते कब है? 1961 में। बहुत ही लंबे समय तक रहे और पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस इस बीच आपको दिखेगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट जो यूरोपियंस आए। देन हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट यूरोपियंस पर जो हैं द डच। कौन आते हैं? डच आते हैं। इनको याद करने का मैं एक तरीका और एक सीक्वेंस का एक आपको कोड बताऊंगा लास्ट में, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो डच जो आते हैं वो 1602 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनती है जो कि कहाँ बनती है? नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड के निवासी जो थे वो डच कहलाते थे। क्लियर है? तो नीदरलैंड्स में बनती है और इन्हें भारत में क्या करते हैं? ट्रेड राइट्स मिल जाता है। तो ये फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करते हैं? फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम यहाँ पर ये एस्टैब्लिश करेंगे पहली फैक्ट्री अपनी, और आंध्र प्रदेश में है 1605 में। फिर इनका जो है नागपट्टनम भी ये मद्रास के पास जो पुर्तगालियों से ले लेते हैं, छीन लेते हैं। डचों की जो फैक्ट्रियां हैं वो कोरोमंडल कोस्ट में दिखेंगी आपको, गुजरात में दिखेंगी, बिमलीपट्टनम और बहुत सारी जगह, चिंसुरा वॉज देयर, नागपट्टनम, कोचीन, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और बरानगर, ये सारे जगह दिखेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई और कब, ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर ट्रेड की बात करें तो ईस्ट में ये ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको। इंडिगो, नील की खेती जो कि यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया में होती थी, उसके ट्रेड में ये अपने आप को इन्वॉल्व किया इन्होंने। टेक्सटाइल और सिल्क जो था ये बंगाल से इन्होंने लेकर के गए, गुजरात से और कोरोमंडल के कोस्ट से। कोरोमंडल का जो कोस्ट है ये मैंने आपको बताया ना, ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ से जो कृष्णा रिवर है उसके बाद का जो एरिया है कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। तो इस एरिया पे उन्होंने राज किया, यहाँ से ट्रेड किए उन्होंने। देन बिहार से वो लेकर के जाते हैं सॉल्ट पीटर, और ओपियम और राइस जो लेकर के जाते हैं वो गंगा वैली से, अफीम और चावल। और एंग्लो डच राइवलरी जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है कि 1759, मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, जब हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं वहां पर आपको इनकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो 1759 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ हुगली, और यहाँ पर डचों ने क्या किया था, डचों को अंग्रेजों ने क्या किया था, फाइनली डिफीट किया था और डच पावर को इंडिया से हटा दिया था। तो 1759 याद रखना है आपको, बैटल ऑफ हुगली याद रखना है। देन हमारे जो थर्ड सीक्वेंस में है जो भारत में आए वो है द इंग्लैंड के, जो कि हमारे अंग्रेज जिन्हें हम बोलते हैं। वैसे तो सभी अंग्रेज हैं बट इनका जो इन्फ्लुएंस है वो भारत में आपको ज़्यादा दिखेगा। तो 1599 ये डेट आपको याद रखना है। 1599 में क्या होता है, इंग्लिश मर्चेंट कंपनी बनती है जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर्स होता है, मर्चेंट एडवेंचर्स। और इन्हें महारानी के द्वारा, जो कि उस समय तत्कालीन जो महारानी थी उनके द्वारा इन्हें क्वीन एलिजाबेथ 1600 में क्या मिलता है, ट्रेड राइट्स मिलता है टू ट्रेड इन द ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली इंडिया। ये आते हैं और इनके जो फर्स्ट आने वाले हैं उनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब हम मुगल पढ़ रहे थे, तो हॉकिंस जो है वो कब आते हैं, तो मैंने आपको बताया था जहांगीर के समय क्या होता है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। जहांगीर के कोर्ट में आते हैं 1609। 1605 में आपको याद होगा अकबर की मृत्यु होती है, जहांगीर अपना थॉर्न को कंटिन्यू करते हैं तो उन्हीं के ही राज में आते हैं। और 1613 में 1613 में ये फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है इंग्लैंड, मतलब ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ होती है, सूरत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1613 में पहली फैक्ट्री लगती है कहाँ, सूरत में लगती है। फिर एक और आपको फिगर दिखेंगे जिनका नाम है सर थॉमस रो। ये कब आते हैं, ये आते हैं 1615, 2 साल के बाद। और ये कहाँ आते हैं, ये भी
आपके जो जहांगीर के दरबार पे आते हैं, और इनका भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। देन हम थोड़े से आगे की कहानी चलेंगे। 1662 मैं इंपॉर्टेंट डेट्स करा रहा हूँ आपको। वहां पर किंग्स चार्ल्स सेकंड इनकी जो शादी है वो होती है किनसे, पुर्तगाली प्रिंसेस से। और पुर्तगाल वालों ने इन्हें बॉम्बे जो है, बॉम्बे क्या दे देते हैं, डाउरी के रूप में दे देते हैं, बॉम्बे गिफ्ट कर देते हैं इनको, किंग्स चार्ल्स को। लेकिन किंग चार्ल्स क्या करते हैं, बॉम्बे को ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमने देखा अभी 1599 में बनी थी, उसको ये दे देते हैं। कौन, किंग चार्ल्स सेकंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 10 पाउंड के खर्चे पर वार्षिक जो किराए पर ये दे देते हैं। तो ये राजा जो है वो, या प्रिंस जो है वो क्या करते हैं, इनको दे दिया जाता है बॉम्बे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1668 में ये वहाँ उनको बॉम्बे दे देते हैं। तो अब बॉम्बे जो है वो कहाँ चला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया है। देन हम बात करें कि बॉम्बे जो है वो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कब बनता है, 1687 में ये बना था हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। अलग अलग प्रेसिडेंसीज बनेंगी, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी आपको दिखेंगी। तो हेडक्वार्टर जो बनाए थे 1687 में बनाए थे। देन 1632 में क्या होता है, 1632 में इसी बीच, ये तो बॉम्बे से रिलेटेड था इसलिए मैं आगे बढ़ गया। 1632 में क्या होता है, इंग्लिश कंपनी को गोल्डन फरमान मिलता है। और ये गोल्डन फरमान कौन जारी करते हैं, तो गोल्डन फरमान जारी करते हैं बाई सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा के जो सुल्तान है वो जारी करते हैं कि 500 पगोडाज में एनुअल पेमेंट में ये फरमान उनको मिलता है। गोल्डन फरमान का मतलब होता है कि उन्हें कुछ ट्रेड राइट्स दिए जाते थे, किसी भी के राज्य में जाकर के वो व्यापार नहीं कर सकते जब तक उन्हें फरमान जारी नहीं किया जाता था। तो सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने क्या किया, उन्हें फरमान दिया, और इसे गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 1632 में इन्हें मिलता है। देन 1600, अगर मैं और आगे बढ़ूं, 51 की बात करूं, 1651 की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आपको दिखेंगे शाह सुजा, जो कि क्या कौन है, सूबेदार ऑफ बंगाल है। वो इंग्लैंड को या इंग्लिशमैन को ट्रेड के लिए अलाउ करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज 300, 3000 रुपए के जो पेमेंट है उसके आधार पर वो अलाउ करते हैं किनको, अपने इंग्लिशमैन को अपने राज्य में। कौन, शाह सुजा कब करते हैं, 1651। ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। और 1651 में ही हुगली को क्या करना है, हुगली क्या बनती है, फैक्ट्री बनाते हैं, हुगली की फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश की जाती है। क्लियर है, कासिम बाजार, पटना और राजमहल इसके साथ में। देन हम बात करें तो फर्स्ट एजेंट और गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल, ये कौन है, विलियम, आपको नाम एक बार याद रखना पड़ेगा, विलियम हेज या हेड्स, विलियम हेड्स, ये है फर्स्ट गवर्नर और एजेंट, गवर्नर एंड एजेंट ऑफ द कंपनी बंगाल में, ऑफ द कंपनी बंगाल में ये फर्स्ट एजेंट है किसके, कंपनी के, और गवर्नर भी है। तो विलियम हेजेस नाम याद रखना है। देन अगर वैसे तो बहुत सारा है इंग्लिश जो इन्फ्लुएंस है, हम इंपॉर्टेंट को देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे 1700 की। तो 1700 में क्या हुआ था, फोर्ट विलियम, ये आपको बार बार ये नाम आएगा, फोर्ट विलियम, जो कि कहाँ है, तो फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता में। वहां पर इन्होंने क्या किया था, इसको फोर्टिफाई कराना चालू किया। जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थे, मतलब उनको क्या है, किलेबंदी करना चालू किया। और फोर्ट विलियम की स्थापना होती है 1700 में, और जो कि ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का इनका सीट बन जाता है। मैंने आपको बताया वेस्टर्न जो है वो कहाँ बना था, बॉम्बे को बनाए थे, और ईस्टर्न में कहाँ बनाते हैं, फोर्ट विलियम मतलब कोलकाता की। और चार्ल्स आयर उनके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन, सर चार्ल्स आयर ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे इस प्रेसिडेंसी के। क्लियर है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा। देन 1715 की बात करें हम, तो फारूक शेयर कौन है, तो फारूक शेयर वॉज द मुगल एम्परर, उस समय के मुगल बादशाह थे और मुगल वंश के थे फारूक शेयर। उन्होंने क्या किया था कि एक इंग्लिश मैन आए थे उनके कोर्ट में,
जिनका नाम था जॉन सरमन, और उनके साथ में एक और भी लोग आए थे उनके कोर्ट में, और 3 फरमान ये जारी करते हैं जिन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, मैग्ना कार्टा का मतलब है यहाँ कि बहुत ही मेजर राइट्स इन्हें प्रदान किया गया था। अब कौन कौन से मेजर राइट्स थे? तो बंगाल के जो कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो टैक्सेस से, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज से उन्हें छूट मिली थी। एनुअल पेमेंट 3,000 रुपए के अलावा उन्हें और भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने इन्हें फरमान दिया था। देन कंपनी को जो परमिट किया कि वो इशू करे दस्तक, दस्तक का मतलब होता है पास, दस्तक को जारी करने का, दस्तक मतलब पास जारी करने का, यहाँ पे उनको क्या मिलता है, कंपनी को राइट दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। और कंपनी को और भी अधिक जो जमीन है उनको रेंट पर देने का ये वादा यहाँ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब कंपनी का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये इंडिया में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे 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 अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाया है। तो ये एक मोटा मोटी जानकारी आपको मैंने दी अबाउट द ब्रिटिशर कि वो कैसे आए और धीरे धीरे वो कैसे सेटल होंगे। लेकिन हम इसकी आगे की कहानी और भी पढ़ेंगे, बट आज का जो हमारा है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वो हम देख रहे हैं। देन हम बात करेंगे फ्रेंच की, द फ्रेंच। फ्रांसीसियों का आगमन कहाँ हुआ और उनका इन्फ्लुएंस क्या था वो देखेंगे। तो फ्रांसीसी जो थे वो एक कंपनी फॉर्म होती है 1664 में, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको नाम याद रखना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कौन करते हैं, इनको कौन बनाते हैं, कोलबर्ट, कॉलबर्ट। ये कॉलबर्ट कौन है, मिनिस्टर है लुइस 16 जो लुइस 14 सॉरी लुइस 14 के जो मिनिस्टर हैं कॉलबर्ट, ये बनाएंगे। और कंपनी को 50 साल के लिए वहाँ क्या किया जाता है, ईस्ट जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड राइट्स दी जाती है इंडिया में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। 1667 एक डेट यहाँ याद रखना है, फ्रैंकोइस कारोन। ये नाम अगर आप नहीं भी लिख सकते तो याद रख सकते तो, लेकिन जगह आपको तो याद रखनी पड़ेगी। 1667 में फ्रैंकोइस कारोन के द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री इनकी सेट की जाती है। कहाँ? फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द फ्रेंच, सूरत में। तो अंग्रेज को सूरत में देखे हम और फ्रांसीसियों को सूरत में देखे। पहली फैक्ट्री की अगर हम बात करें, बाद में मसूलीपट्टनम में होता है, और 1673 में एक चंदेर नगर कलकत्ता के पास, जो कि शाइस्ता खान के परमिशन से ये बनाते हैं। वो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फैक्ट्री। देन 1674 में पुडुचेरी जो है वो फाउंड होता है 1674 में। और फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आपको पुडुचेरी में, जो पौंडीचेरी उस समय थी, पौंडीचेरी कहा जाता था, जो वर्तमान में पुडुचेरी हो गया है, वहां आपको दिखेगा। माहे, कारिकाल, बालासोर और कासिम बाजार, ये फैक्ट्रियां वहां स्टैब्लिश करते हैं। 1664 में ये सारा काम वो फ्रांसीसी करते हैं। देन डच जो है वो पुडुचेरी को कैप्चर कर लेते हैं 1693 में। 1693 में पुडुचेरी गोज टू द डच, डचों के पास चला जाता है। और ट्रीटी ऑफ रिस्विक रिस्टोर्ड द पुडुचेरी टू द फ्रेंच। फिर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक, रिस्विक की संधि। इसके तहत फिर से क्या हो जाता है, पुडुचेरी अगेन डच से किनको चला जाता है, फ्रांसीसियों को चला जाता है। तो वापस जो है वो फ्रांसीसी इनको ले लेते हैं। और हमने देखा कि जो है डचों का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत कम था, फ्रांसीसियों का भी कम था। देन हम बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल की। तो यहाँ आपको 3 वार्स पढ़ने हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार, हिंदी में इसे प्रथम कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। देन सेकेंड कार्नेटिक वार, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध या कर्नाटक युद्ध। और थर्ड कार्नेटिक वार। 3 ये युद्ध लड़ते हैं, कौन कौन, एंग्लो एंड फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसीसी 3 युद्ध लड़ते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार एंड थर्ड कार्नेटिक वार। अब इनमें जो रिजल्ट है वो देखेंगे हम। फर्स्ट कार्नेटिक वार जो होता है वो होता है 1740 टू 1748। ये क्या है, ये एक्सटेंशन है एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप में चलने वाले दोनों के बीच के वार का ये एक्सटेंशन है। और ऑस्ट्रिया के सक्सेशन को लेकर के ये वार छिड़ी गई थी। वार जो है 1748 तक चलती है। और यहाँ एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सला
शेपला की संधि, इनसे ये वार जो है वो कंक्लूड होता है, ट्रीटी साइन होती है, मद्रास जो है वो वापस अंग्रेजों को मिल जाता है और फ्रांस जो है वो अपनी टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका में पा जाते हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच आपसी जो है वो एक्सचेंज कर लिया जाता है। देन होती है सेकेंड कार्नेटिक वार जस्ट आफ्टर दिस 1749 से 54। अब इसका कारण क्या था? तो मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसियों के बीच ये क्या करते हैं, अनवरुद्दीन को हराते हैं। अनवरुद्दीन को ये हराते हैं। कौन कौन है इसमें? मंच याद रखना आप, मंच चॉकलेट, मुजफ्फर जंग, देन मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एंड फ्रांसीसी, फ्रेंच। तो मंच, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको। ये तीनों मिल करके किनको हराते हैं? तो वर्सेस होता है ये अनवरुद्दीन और वर्सेस अनवरुद्दीन, और इसे बैटल ऑफ अंबर, अंबर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबर, अंबर का युद्ध कहा जाता है। 1749 में ये लड़ाई होती है। मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है और डुप्लेक्सी को मुगल टेरिटरीज का, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में है, उन सभी का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये जो संधि चलती है, इसके बाद थर्ड कार्नेटिक वार हम देखेंगे 1758 टू 1763, और यहाँ पर आपको दिखेगा ये 7 ईयर वार का जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था, उसी का ही ये यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंच आर्मी जो थी वो काउंटे डी लाली, इनसे कैप्चर करते हैं इंग्लिश का जो फोर्ट है सेंट डेविड और विजयनगरम का। फिर डिसाइसिव बैटल होता है जो कि बैटल ऑफ वांडी वाश, बैटल ऑफ वांडी वाश, ये बैटल होगा वांडी वाश का युद्ध 1760 में। और कौन जीत जाएंगे? अंग्रेज इसे जीत जाएंगे। और ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस होता है 1763 में, और ये फ्रेंच को उनकी फैक्ट्रीज इंडिया में दे दी जाती है। लेकिन बैटल ऑफ जो वांडी वाश हुआ, वहां से फ्रांसीसी शक्ति जो है वो भारत में अंत होते हुए उनका दिखेगा। देन आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट द डेन्स, डेनिश आते हैं, द डेनिश, क्लियर है? द डेन्स, DANES, डेन्स। तो डेनिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं 1616 में, और 1620 में वो क्या करते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं। कहाँ? ट्रांक्यूबेर, ये कहाँ पर है? तंजौर आप लोगों को मैंने चोल काल में बताया था, तंजौर, वहां पर ये बनाते हैं। और इनका जो प्रिंसिपल सेटलमेंट है ये सेरमपुर नियर कलकत्ता ही है। तो प्रिंसिपल जो इनका पोर्ट है या सेटलमेंट है वो कलकत्ता है। देन इस फैक्ट्री को ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1845 जो है ये खरीद लेते हैं या बेच दिया जाता है, आप बोलिए। तो ये 1845 में ये जो फैक्ट्री बनी थी ये कहाँ चले गई? ये चले गई टू द ब्रिटिशर्स के पास चले गई। तो उसके बाद से मिशनरी एक्टिविटीज जो है वो कॉमन, ये क्या करते हैं उसके बाद, ये फैक्ट्री वगैरह का छोड़ करके ये मिशनरियों का काम करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में ये लग जाते हैं। मतलब अब पॉलिटिकली इनका इन्फ्लुएंस जो है वो हट जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली अब बचे हैं भारत में वो है ब्रिटिशर्स। तो हमें इन्हीं की हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में पढ़नी है, और बीच बीच में आपको पुर्तगाली जो है वो नजर आएंगे, बट उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका नहीं है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा अब वो केवल और केवल ब्रिटिशर्स पर रहेगा। तो आज का जो कोड मैं आपको बताने वाला था, यूरोपियों के आगमन का जो कोड है वो है PDF। PDF आप सभी को पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहां से कोड बन सकता है PD के बाद E और F के बाद आप D लगा दीजिए, PD EF, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, P फॉर पोर्तुगीज, D फॉर द डच, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रांसीसी एंड D फॉर डेनिश। तो ये आपका एक कोड बन गया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश। तो यहाँ से आपका एक कोड आपको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर रिमेंबरिंग द सीक्वेंस ऑफ अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया के जो युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा किया। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।